नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीट परीक्षा 2025 यानी यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पीट एग्जाम 2025। पीट मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और यह देखें नोट्स जो समसामयिक घटना चक्र का नोट्स है, इसमें क्या है पाठ्यक्रमानुसार संयोजित जो है 70 हल प्रश्न पत्र इस नोट्स में दिए गए हैं। 70 हल प्रश्न का मतलब ये हुआ कि इसमें विभिन्न जो यूपीट्रिपलएससी द्वारा 70 विभिन्न परीक्षाएं कराई गई है, उसमें पीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वे सारे जो 70 एग्जाम पूछे गए उसका एग्जाम कलेक्शन कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक देख लेते हैं, यानी सिलेबस के टॉपिक इसमें क्या है आज के लेक्चर में जो देखने जा रहे हैं। हालांकि इसमें पहले चर्चा कर लें तो 15 टॉपिक के अंतर्गत इसका सिलेबस कवर किया गया है, जिसके प्रथम 10 टॉपिक 5 नंबर के यानी 50 नंबर की हैसियत रखते हैं और आखिरी के 5 टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, यानी आखिरी के 5 टॉपिक 10-10 नंबर के हैं, यानी इसका वेटेज 50 नंबर का है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 100 और पूर्णांक भी 100 है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1-1 नंबर का होगा, यानी 100 प्रश्न पूर्णांक 100, यानी प्रत्येक जो प्रश्न होगा 1-1 नंबर का है। और इसमें पेनाल्टी स्वरूप 1/4 का जो आपको दंड दिया जाएगा यदि आप गलत प्रश्न करते हैं तो आपके सही प्रश्न से 1/4 काट लिया जाएगा पेनाल्टी स्वरूप, यानी नेगेटिव मार्क का प्रावधान है इसमें पेट में। तो आज के लेक्चर जो हम देखने जा रहे हैं वो हिंदी पर होगा, सामान्य हिंदी, यानी सामान्य हिंदी को देख लेते हैं। यहाँ पर यह है और इसकी टॉपिक देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 नंबर का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यानी इन टॉपिकों के अंतर्गत देखें तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संधि होगा, विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, लिंग होगा, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द होगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ होगी, सामान्य अशुद्धियाँ होगी, लेखक और रचनाएं यानी गद्य और पद्य ये होगा। कुल देखें तो कुल मिलाकर इससे बनाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टॉपिक से 5 प्रश्न बनेंगे। यानी ये कहने का आशय हुआ कि इसमें से 5 बनेंगे, आपको इन 9 टॉपिक तैयार करना है। इसमें से 4 टॉपिक छोड़ दी जाएगी, कोई 5 टॉपिक को उठा करके 5 प्रश्न बनाएगा, 5 नंबर का यह होगा। और इसके अंतर्गत देखें जो हिंदी है, हिंदी में आखिरी के जो 5 टॉपिक जिसका वेटेज हमने देखा था 10-10 नंबर का, उसमें समसामयिक करंट अफेयर्स है 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता यानी जीके है 10 नंबर का। इसके बाद ये हिंदी आती है, यानी अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण है। इसमें 2 अपठित हिंदी गद्यांश होंगे जो 5-5 नंबर के, यानी ये 10 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर हिंदी से देखें अपठित गद्यांश सहित ये देखें तो 15 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है मेट निर्धारण में हिंदी का। तो आज के लेक्चर सामान्य हिंदी पर आधारित है। इसके अलावा यहाँ पर अंग्रेजी का भी सिलेबस देख लें तो सामान्य अंग्रेजी के अंतर्गत देखें जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न यह होगा, यानी इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अंग्रेजी व्याकरण होगा, व्याकरण के अंतर्गत देखें कौन से टॉपिक होगी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हिंदी में था, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स यानी विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द जो हिंदी में था। स्पेलिंग इसमें थोड़ा सा है, स्पेलिंग मैचिंग का मतलब स्पेलिंग आपको थोड़ा वैकबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए, यानी मीनिंग स्टार्ट होना चाहिए। इसमें से आपके विकल्प में मीनिंग एक सही होगा, शेष गलत करके पूछा जाए। फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान को पूर्ण करना, एडियम्स यानी मुहावरे होंगे। तो ये टॉपिक जो है सामान्य अंग्रेजी के हैं, जिस पर नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा किया जाएगा। आज का लेक्चर सामान्य हिंदी पर है और ये जो आपका अपठित गद्यांश पर आधारित है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक पैसेज को समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, यानी यूपीट्रिपलएससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 देखें, जो परीक्षा तिथि थी 28 अक्टूबर 2023 को प्रथम पाली का था, उसको यहाँ देख लेते हैं। निर्देश 1 से 5 अंकित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी इसमें गद्यांश को पढ़कर इसी में जो निहित है उससे आधार पर ही आपको आंसर देना है। चलिए एक प्रश्न पर इसमें समझ लेते हैं, यानी एक गद्यांश को देखते हैं। ऐसा एक और गद्यांश होगा 5 नंबर के लिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी इसमें कैसे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखा जाए तो समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज की विषमता यानी सबसे पहले प्रश्नों को देख लिया जाए, यानी इसको हल करने के उससे कई तरीके होते हैं, लेकिन प्रश्न को देख लेंगे तो आपको जहाँ भी इसके आंसर मिल जाएंगे वहाँ पर आप ट्रिक कर सकते हैं, यानी उसको लगा सकते हैं। यानी समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्याएं हैं आपको याद कर लेना है। इसके बाद समाजोपयोगी उद्यमोखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है, इसमें ये भी है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित हैं और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं, यह प्रश्न तीसरा हुआ। और चौथा प्रश्न देखें तो हमारे देश में समाजोपयोगी उद्यमोखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है। और 5वां प्रश्न आपका यह बनता है कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग हैं। इसके बाद दूसरा जो है यानी ये पैसेज आधारित होगा, दूसरे पैसेज हैं, यानी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे।
तो ये पैसेज आप देख सकते हैं। ये जो पैसेज है यह 28 अक्टूबर में जो प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था उसमें ये पैसेज है। तो प्रथम पैसेज को हम लेकर देखते हैं, प्रथम पैसेज पर चर्चा कर लेते हैं। नहीं ज़्यादा विस्तार लेक्चर इसी पर आधारित हो जाएगा। तो पहला देखें, समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा, चूंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वहीं दूसरे स्थान पर शोषित होता है। यानी एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक होता है वहीं दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की होता है, पहला प्रश्न ये उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। यह उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ जो शहर की मलिन बस्तियों में फुटपाथ पर, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफेद पोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग मिलकर बांट लिया है। यानी सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार जितनी भी योजनाएं बनाकर लागू कर ले, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं इस समय दोनों सम्मिलित है। इसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, उच्च ओहदों पर बैठे अधिकारी, कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने लायक है। कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, इन सभी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा। भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे। दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है, जो न तो किसी पार्टी के वोट बैंक में और न ज़्यादा पढ़ा लिखा संपन्न है, न सरकार उसकी परेशानियों को समझती है और न कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जिसको सरकारी पेंशन नहीं मिलती। ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब न हो, यानी खराब है, न तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है और न सरकार उसके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा सकता है। क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है। क्या होगा इस देश का भगवान जानता है। तो ये पैसेज एक लंबा चौड़ा पैसेज है, यानी ये टाइम टेकन पैसेज है। इसी आधार पर जो है 5 प्रश्न देने हैं, 5 प्रश्नों को उत्तर देखने। इसी में जो है ये प्रश्न इसी से संबंधित प्रश्न और अलग से आपको कहीं नहीं ढूंढना। इसी में ये सारे प्रश्नों के उत्तर इसी में समाहित हैं। हालांकि कुछ प्रश्नों के जो होते हैं वो लॉजिकल दिए जाते हैं, जो कि उसका अर्थ बताते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से ही पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट रूप से ही इतना टफ नहीं पूछा जाएगा। वो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाएं या विशेष परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखें, समाज की मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। तो अभी हमने इसमें पढ़ते समय देखा था कि जीवन यापन में आर्थिक परेशानी में सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा जो है यह मध्यम वर्ग की समस्याओं के अंतर्गत है। मध्यम वर्ग का इसमें हमने देखा कहाँ से इसमें शामिल किया गया था मध्यम वर्ग को। तो यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ से देख सकते हैं, दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है, न तो किसी पार्टी वोट बैंक। यहाँ पर हमने इसको देखा था पढ़ते समय। तो इसका सही आंसर देखें तो यहाँ पर आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। उच्च शिक्षित और धनाढ़ वर्ग मध्यम वर्ग नहीं होता है। गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित है, ये भी इसमें पैसेज में नहीं है। घर का हर सदस्य मजदूरी करने की वजह से इस पैसेज में नहीं। जीवन यापन में आर्थिक परेशानी को सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, ये डी हमने देख लिया था। गद्यांश के अनुसार समाज की मध्यम वर्ग की समस्या जीवन यापन में आर्थिक परेशानी को सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा है। दूसरे प्रश्नों को देखो, जिससे प्रश्न में निहित है, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो बी है राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग हैं इसमें। तो इसको भी हमने देख लिया था कि इसके अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर उपभोक्ता शोषण तात्पर्य उत्पादकता व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से नहीं लिया जाता, जबकि इन क्षेत्रों में वस्तुएं दोनों ही सम्मिलित है। इसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उच्च ओहदे बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील इत्यादि आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, समाज उपयोगी उद्यमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र तथा बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हैं। इसको भी एलिमिनेट करके आप जो देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं। तो इसमें देखें, सी विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय से। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यह शैक्षणिक, यानी इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि शैक्षणिक देखें
शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द विशेषण है, यानी शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द क्या है, विशेषण है। व्याकरणिक इकाई विशेषण संबंधित इन दोनों में एक प्रत्यय है, यानी शैक्षणिक इक तो शैक्षिक हो जाएगा, शैक्षिक जो विशेष्य होगा, और सांस्कृतिक इक हटा देंगे तो संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत जो है वो विशेष्य, और शिक्षण जो आपका शिक्षण जो है, शिक्षण जो आपका विशेष्य, उसमें एक प्रत्यय लगाकर इसको जो विशेषण बनाया गया है। इसमें देखें दूसरे प्रश्न का जो शोषण संबंधित था, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं को यहाँ से दिया गया है, यानी इसमें यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका जो है यहाँ पर यह है कि समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित जिन्हें आधुनिक सफ़ेद पोषों, व्यापारियों, नौकरशाहों तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर बांट लिया है। यहाँ पर सही शोषण की ये दूसरे की जो सही आंसर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, हालांकि उसका जो कुछ पार्ट यहाँ भी दिया है लेकिन उससे डायरेक्ट मैच नहीं करता है, तो दूसरे का आंसर यहाँ से सूर्य ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित है। तीसरे पर हमने देखा शैक्षणिक और सांस्कृतिक, इसमें देख सकते हैं जो है वो प्रश्न में यहाँ नहीं थे, चूंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, तो यही पूछ रहा है प्रश्न में। तो असमानताएं अधिक हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक एवं दूसरे स्थान पर शोषित होता है। प्रश्न में थोड़ा घुमा कर पूछा है, इसमें देखिए तो प्रत्यय का मतलब जो होता है शब्द के बाद में लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, और जो पहले लगते हैं शब्द के वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग यानी समीप आकर जो उसकी प्रकृति बदलते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। चौथा प्रश्न इसमें देखें तो ये है, हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन है, तो इसका आंसर देखें सी बन रहा है, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे की लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अस्वस्थ लोगों का वर्ग जो है वो हमारे समाज में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के अंतर्गत है। एक्सप्लेनेशन देखिए तो हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अस्वस्थ लोग हैं। ये यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे देश में अशिक्षित, सामाजिक, आर्थिक रूप से दुर्बल, अस्वस्थ लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यही प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछा गया है। यहाँ से देखें कई प्रश्न उठा दिए गए इसी पैसेज से। आखिरी प्रश्न देखते हैं तो लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं, तो इसमें यही है, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता जो शोषण का शिकार है। यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो पढ़े लिखे उपयुक्त रोजगार विहीन नवयुवक इसमें नहीं दिया गया, उत्पादकता से जुड़ा व्यापारी मंडल नहीं जुड़ा इसमें प्रश्न में है, नौकरशाही तथा के तो इसमें संबंधित नहीं है। तो यह शोषण के शिकार कौन लोग हैं, इसमें लेखक के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह शोषण का शिकार हैं। यहाँ देख सकते हैं दिया उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य कुल उत्पादकता व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण नहीं लेगा, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तु एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित है। यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट रूप से मिल जाएगा, यानी देखें यहाँ पर यह सामान्यतः उस व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाए तो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं, तो उपभोक्ता जो शोषण का शिकार हैं। प्रश्न बनता है लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं, तो ये इसका है, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह जो है वो शोषण का शिकार होते हैं। और पैसेज देख लेते हैं, अंकित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 31 से 35 इसमें यहाँ पर दिया गया है, इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट इसके आंसर को देखा जा सकता है। आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें पैसेज के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया गया है। तो इसमें देखें इसका जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है इसमें यह है, न 3 में न 13 मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है, तो इसमें डी है, किसी भी गिनती में न आना। न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ है किसी भी गिनती में न आना। भर्त्सना का क्या तात्पर्य है, तो इसका ए है, निंदा और तिरस्कार। भर्त्सना का तात्पर्य निंदा और तिरस्कार होता है। लेखक की परेशानी का क्या कारण था, तो इसके जो सही आंसर इस पैसेज पे ए है, लेखक उसके जैसे साहित्यकारों का भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा जैसे भीष्म को आज तक नहीं क्षमा किया गया था। तो इसमें देखे जा सकते हैं भीष्म पितामह को क्यों, यानी भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था, तो इसमें ए है, कौरवों की सभा में भीष्म द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली है, डी आंसर है, यानी डी का मतलब लेखक भीष्म नहीं थे और उनमें अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े, उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया इसका एक्सप्लेनेशन भी, इसके बाद अगले पैसेज भी इसमें दिए गए हैं। अगला इसमें जो
5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण संबंधित, उसको भी इसमें कुछ टॉपिक को शामिल कर लेते हैं। तो इसमें देखें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को इसमें ऐड करते हैं। तो देखें इसमें क्या है, तो सामान्य हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं जिनकी मात्रा, वर्ण इत्यादि में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से अर्थ में भिन्नता हो जाती है। इस थोड़े से परिवर्तन में अर्थ बदल जाते हैं। प्राय प्रतियोगी इस सूक्ष्म अंतर को समझ नहीं पाते अथवा जल्दबाजी में सही अर्थ का चयन नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें इस खंड में कुछ मत यानी जिससे उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ता। ऐसे संस्कृत भिन्नार्थक शब्द को भली भांति समझ लेने में सही गलती की संभावना कम हो रहेगी, चूँकि उच्चारण के समय ऐसे शब्द प्राय एक दूसरे के समान ध्वनि उच्चारित करते हैं, किंतु शब्दों में भिन्नता होती। अतः शब्द युग को समुच्चरित प्राय भिन्नात्मक शब्द भी कहते हैं। यानी इस समय संस्कृत यानी समान जिनका उच्चारण होता है और भिन्न शब्द भी होते हैं। इस खंड में कुछ महत्वपूर्ण समरूपी भिन्नात्मक शब्द दिए जा रहे हैं जो प्रतियोगियों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकते हैं। ऐसा इसमें देखें समसामयिक घटना चक्र में दिया गया है। जैसे देखें तो अरि का अर्थ शत्रु है और अर्घ का अंजलि भर जल देना है और अर्ध जो होगा बहुमूल्य होगा। इसके बाद इसमें देख सकते हैं जो अर्चन है पूजन है और अर्जन जो होगा कमाना होगा। अली भौरा कहते हैं और यह अली बड़ा हो जाएगा, यानी लप छोटी की मात्रा होगी तो भौरा होगा, लप बड़ी मात्रा सखी हो जाएगा। अवधि यानी ये छोटी दीप मात्रा होगी तो समय होगा और बड़ी होगा तो अवध की बोली एक प्रकार की बोली हो जाएगा। अवयव इस प्रकार का होगा तो ये अंग होगा और अव्यय होगा तो अविकारी शब्द। अवरोध होगा तो रुकावट, अविरोध होगा तो बिना विरोध की हो जाएगा। अवश्य जो बस में न हो, अवश्य जरूर। असोच का मतलब चिंता रहित, अशौच का मतलब अपवित्रता। आसन का मतलब भोजन, आसन बैठने की वस्तु। आसन निकट, अमित का मतलब देखें अधिक है और यह अमित हो जाएगा, यानी ये बड़ी की मात्रा। तो जो मित्र न अर्थात शत्रु हो। अधूत का मतलब निर्भय और अवधूत का मतलब योगी सन्यासी। अम्ब का मतलब माता, अम्बु का मतलब जल। आवृत्ति देखें तो बेकारी है, आवृत्ति दोहराना है। असर का मतलब प्रभाव और ये असर रहेगा बिना बाण के। असाध्य का मतलब कठिन, असाधु का मतलब दुष्ट या दुष्ट पुरुष। अयोध्या का मतलब जिसमें युद्ध न किया जा सके। अयोध्या मतलब एक नगरी है। अर्क का मतलब रस, अर्क का मतलब सूर्यदेव हैं। इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अपट का मतलब बिना वस्त्र के। अप टू मूर्ख व्यक्ति को। अंचल किसी क्षेत्र का पार्श्व। आंचल कपड़े का छोर होता है। आकर देखें खान या खजाना, आकार शक्ल होता है। आचार्य विद्वान होते हैं और आचार्य विद्वान कहते हैं और आचार रहेगा तो रीति व्यवहार होता है। आदि का मतलब आरंभ वगैरह और बड़ी की मात्रा हो जाएगा आदि में तो अभ्यस्त हो जाएगा। आपात का मतलब पैरों तक और आपात आकस्मिक स्थिति घुटना। आदि का मतलब मानसिक कष्ट, आदि का मतलब आधा स्त्रीलिंग। और यहाँ ये सारे देख सकते हैं आप। आवास को देख सकते हैं निवास स्थान है और आभास को आप देख सकते हैं भ्रमण। अभ्यास आदत है। आयात ये आयात, आरती यानी ये सारी चीज़ों को आप एक बार देख लें इसमें जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखना चाहें सुगंध ये कर्ण है। अन्य कर्ण है। लक्ष्मी करोड़ है। इंद्र की पत्नी क्रोड़ है। सॉरी यहाँ पर ये था उल्टा हो गया। इत्र सुगंध है और इतर जो है अन्य है। इंदिरा लक्ष्मी को होते हैं और ये इंदिरा रहेगा तो इंद्र की पत्नी हो जाएंगी। इंदु चंद्रमा को, इंदुर चूहा को और इति अंत होगा और इति यह होगा। उत्तर का मतलब नीचे आना और ये उत्तर का जवाब दिशा। और ये सारे को आप देख सकते हैं इसमें जो है। यह ऋत का मतलब सत्य पक्ष, ऋतु का मतलब मौसम, कंगाल, दरिद्र, कंकाल इत्यादि सारे प्रश्नों को आप एक नज़र देख लें। इस पर चर्चा करने ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा हमने मिसमैच कर दिया था। कर्ण देखें सादा ने, कर्ण कान होगा। करोड़ 100 लाख है, करोड़ गोद होगा। इसी प्रकार से सारे को आप इसमें जो है समानार्थक शब्दों को देख सकते हैं। इसका उच्चारण समान है लेकिन अर्थ जो इसके अलग अलग हैं, समानार्थक नहीं बल्कि समश्रुत हैं। आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो समश्रुत शब्द दिए गए यानी जिनका समान उच्चारण है लेकिन अर्थ जिनके अलग अलग हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक नज़र आप इसको देख लें, यानी ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इस पर कुछ अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं, यानी देखा जाए काफ़ी जो इसमें दिया गया है। चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये। चलिए इसके अभ्यास को देख लेते हैं जल्दी से। आप इसके सारे रूपों को देख लें। अभ्यास प्रश्न जल्दी से इसमें देख लेते हैं। तो भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें बी जो है वह अनिल जो है भिन्न है। भिन्नार्थक शब्द जो है
अनिल जो है यह भिन्न है, शेष इसमें एक ही है, आग के पर्यायवाची हैं, यानी ये जो आग के पर्यायवाची, अनिल इसमें अलग है। उपयुक्त शब्द में अनिल शब्द भिन्नार्थक, अनिल शब्द का अर्थ है वायु, जबकि पावक, अनल, कृषाणु इन तीनों शब्द का अर्थ अग्नि होता है। समूहार्थक शब्द यानी जो समूह का इसमें बोध कराए, समूहार्थक शब्द कौन है? तो भीड़ है, भी से समूह का होता है, भीड़ समूहार्थक शब्द है, इसमें पुरुष, स्त्री, मनुष्य समूहार्थक शब्द नहीं है। तीसरा इसमें देखते हैं तो ये नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो नग का अनेकार्थक शब्द इसमें डी हाथी नहीं है, जबकि पर्वत, सूर्य, सर्प हैं। एक्सप्लेनेशन देखें तो इस प्रकार से नग के अनेकार्थक शब्द पर्वत, सूर्य, सर्प, वृक्ष हैं, हाथी नग के अनेकार्थक शब्द नहीं हैं। इसमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन नहीं है, यानी मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सही नहीं है? तो शांत, गूंगा है, चुप है, विवश है, मूक में शामिल होते हैं। मूक के अनेकार्थक शब्द में चुप, विवश, गूंगा, अवाक, शांत इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है मूक का। पांचवा देखें तो यह है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं? तो जीवन के, यानी जल जीवन है, प्राण जीवन है, पुत्र जीवन है। जल, प्राण तथा पुत्र जीवन के अनेकार्थक शब्द हैं। 5 प्रश्न देखें जो हिंदी समान हिंदी से पूछे जाएंगे, वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि पूर्व के लेक्चर में हमने चर्चा कर ली कि यहाँ भी 5 प्रश्नों को एक नज़र देख लेते हैं। तो इसमें देखें, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य किसकी कृति, यानी कौन लिखे हैं? तो सी इसमें है, रामविलास शर्मा जी लिखे हैं, यानी रामविलास शर्मा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है, इन्होंने निराला की साहित्य साधना लिखी है। तो इसमें ये एक प्रश्न इससे आधारित था। नोट आपको में मीन का पर्यायवाची शब्द है, इसमें पूछ रहा है कौन सा है? तो ये मत्स्य है। मीन की पर्यायवाची मीन्स मतलब मछली, और मछली मत्स्य का पर्यायवाची, शेष इसमें नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरे मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तीसरे का सी होगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, शेष इसमें नहीं है, यानी इसमें मुहावरा पूछेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पर्यायवाची मुहावरा इस टॉपिक से। श्रुति सम शब्द भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचाने, अभी हमने डिटेल में इसको देखा, जिसके यानी उच्चारण समान हो कि अर्थ भिन्न हो, वह जोड़ा कौन सा है? तो चौथा का ए है, उपेक्षा और अपेक्षा जो ये भिन्नार्थक शब्द हैं, दोनों के अर्थ में जो है अंतर है। यहाँ पर संसार जगत सेम है, शाम संध्या सेम है, दिन दिवस सेम है, लेकिन उपेक्षा और अपेक्षा जो है इनके अर्थ भिन्न हैं। सुनने में एक जैसे शब्द है, लेकिन अर्थ यहाँ भिन्न है। पांचवा इस तरह से प्रश्न इसमें पूछ रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो ये है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यानी ये सही है। ये चारों इसमें गलत हैं, यानी तीनों दिए गए गलत हैं। रामचरितमानस को अलग कर दिया है, रामचरितमानस इस प्रकार से लिखा है, रामचरितमानस इस प्रकार से एक गलत स्टेटमेंट है, यानी ये इसका सही। इस प्रकार से 5 प्रश्न जो है समान हिंदी से पूछे जाएंगे। टॉपिक इसमें मुहावरे था, लोकोक्तियों पर आधारित था, तो इसको भी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मुहावरों की विशेषताएं क्या है, समानता क्या है, ये सब जो है मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर देखें मुहावरे अपना शाब्दिक कोषगत अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं, लोकोक्तियाँ विशेष अर्थ देती हैं पर उनका कोषगत अर्थ भी बना रहता है। मुहावरे के अंत में क्रियापद अवश्य होते हैं, लोकोक्तियों के अंत में क्रियापद का होना आवश्यक नहीं है, तो ये अंतर इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों मुहावरों को देख लेते हैं। तो यहाँ यह है, अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित स्वयं करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अपना अपना है, पराया पराया, अपने पराये की पहचान करना, अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होना या निराश होना, अपमान का घूंट पीना, मानहानि होने पर भी चुप रहना, अमर बेल बनना, दृढ़तापूर्वक चिपकना, अपना सोना, खोटा तो पर खाया का क्या दोष, जब अपने लोग बुरे हों तो पराये को क्या दोष, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाना। इसका मतलब ये हुआ, अपनी करनी पार उतरनी, अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में निर्बल भी सबल होता है, अंधा बगुला कीचड़ खाए, संसाधन कमी से अयोग्य बनना, 2.5 दिन की लकड़ी 9 हाथ के बीच, अनहोनी असंभव बात, अपना तोसा अपना भरोसा, स्वयं की वस्तु पर ही भरोसा किया जा सकता है, अर्जल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान अधिक दिखावा करता है, अघायल बगुला के
पोठिया तीर जिसकी ज़रूरत पूरी हो गई उसके लिए साधारण प्राप्ति महत्वहीन। इसके बाद देखें अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, अपने मन में जानिए पराये मन की बात, अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरे को समझे। इसके बाद अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, यानी ये सारे जो आप देख सकते हैं इसमें जो दिए गए हैं लोकोक्ति मुहावरे, इस पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा ये भी हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना यानी इत्यादि को आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं उड़ती तीर लेना, अकारण मुसीबत मोलन, उंगली उठाना, बदनामी करना, आरोप लगाना, उंगली पर नचाना, बस में होना इत्यादि ये मुहावरा लोकोक्ति इत्यादि दिए गए हैं। आप एक बार इसको डीपली देख लें। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल मिश्रण, आग उगलना, क्रोध में कठोर वचन देना। विलोम शब्द भी एक टॉपिक के अंतर्गत था, इसको देख सकते हैं। विलोम शब्द कैसे बनता है, मार्गदर्शन यहाँ दिया गया है। कु उपसर्ग जोड़ कर बनता है, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा, यानी इत्यादि यह बनाने का क्रम इसमें है। यानी और उपसर्ग जोड़कर जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं ये सारे उपसर्ग इसमें दिए गए हैं, इसको देख सकते हैं। ताकि यहाँ पर जो है एक प्रश्न पूछेगा तो इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। परीक्षा संग्रह यहाँ पर देख सकते हैं यह कब कब पूछा गया है। तो अवसाद शब्द का विलोम देखें तो डी है, यानी उल्लास है। अवसाद का विलोम उल्लास होता है, अनादर का विलोम आदर होता है। इसके बाद अभ्यंतर का विलोम देखें तो यह ए है, यानी वाय है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यह अभ्यंतर, अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी आंतरिक स्थान, अंतःस्थता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। नोट, शुद्ध शब्द अभ्यंतर है परंतु आयोग के पृष्ठ के अनुरूप व्याख्या की गई है। यानी अभ्यंतर का विलोम क्या हुआ, बाह्य हुआ। और अभ्यंतर के समानार्थी भी हमने इसमें देख लिया। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक या विलोम शब्द कौन सा है, तो सी है, अंतिम है। व्याख्या देखें, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौण था, प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष है। श्री गणेश शब्द का विलोम देखें तो यह बी है, यानी इत्स्त्री है। श्री गणेश का विलोम शब्द स्त्री है, जबकि अत का विलोम इति है। इत्यालम का कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार, उद्घाटन का समापन, प्रत्पत्ति का निष्पत्ति, उठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार और प्रारंभ का अंत होता है। अगला इसमें विलोम शब्द यहाँ पर देख सकते हैं, यह है उद्घाटन का विलोम शब्द क्या है, सी में समापन है। व्याख्या हमने देख लिया। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, डी है, अनुचिष्ट है। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक अनुचिष्ट, खाद्य का विलोम अखाद्य है। आधुनिक का विलोम शब्द देखें तो सी है, प्राचीन है। आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होता है। समाचीन का विलोम शब्द असमीचीन, यानी अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द देखें तो बी है, बी का मतलब प्राचीन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होता है। आधुनिक का विलोम शब्द क्या प्राचीन है। समीचीन का असमीचीन है। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन यहाँ पर दिया गया। अर्वाचीन भी यहाँ इंपॉर्टेंट है और समसामयिक असमसामयिक है। इसके बाद प्राचीन का विलोम शब्द देखें तो बी है, अर्वाचीन है। व्याख्या हमने देख लिया। अधुनातन का विलोम शब्द देखें तो बी बनता है, यानी पुरातन है। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। और उन्नत का विलोम शब्द उन्नत था। अद्यतन पुरातन का विलोम है। नूतन का विलोम देखें तो बी बनेगा, पुरातन। व्याख्या में देख लिया। गौरव का विपरीतार्थक शब्द देखें तो बी लाघव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य, दैत अथवा दैन्य। पराभव का विपरीतार्थक शब्द विभव होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द देखें तो डी बनेगा, यानी कृत्रिम है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान था। प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृतिक होगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द देखें तो बी बनेगा, यानी कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकी होता है, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। अनुग्रह का देखें उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द देखें तो विग्रह होता है। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। यानी विग्रह संधि का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह। आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग होता है। इसके बाद ये सभी आप देख सकते हैं विलोम शब्द के अंतर्गत शामिल है। अनुग्रह का विलोम शब्द देखें तो डी है, विग्रह। व्याख्या हमने देख लिया। इनसे अनुग्रह शब्द कौन सा विलोम शब्द है, तो डी है, विग्रह। सदाचार का विलोम शब्द देखें तो बी है, कदाचार। इसका इसमें सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम शब्द देखें तो अनाचार था, दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार। अन्याय का विलोम न्याय था। अपराध का विलोम निरपराध होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है, तो डी बनेगा, आदृत का तिरस्कृत।
आदृत का विलोम तिरस्कृत तथा अनादृत का अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। यहाँ पर जो पारा दिया गया है। विपत्ति का विलोम देखें तो संपत्ति। गणतंत्र का विलोम जो होता है जनतंत्र, यानी गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम शब्द अनावर्षण होता है। अनावर्षण तथा आवर्षण विलोम होता है, यानी आवर्षण का विलोम अनावर्षण अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। आवर्तक का विपरीत शब्द देखें तो बी बनेगा अनावर्तक। एक्सप्लेनेशन दिया गया। आवर्तक का विपरीत शब्द अनावर्तक होता है। आवृत का विपरीत शब्द अनावृत। प्रकर्षक का विपरीतार्थ शब्द अपकर्षक तथा अप्रवर्तक विपरीत शब्द अप्रवर्तक होता है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आवर्तक का सही विलोम शब्द जो है बी में दिया गया। इसको आप एक बार एक डीपली नज़र देख लें, यानी इस पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं करने जा रहे। अमृत का देख सकते हैं डी है, विष है। निषिद्ध का सर्था उपयोग विलोम शब्द देखें तो विहित है। इसका एक्सप्लेनेशन निषिद्ध के विलोम शब्द देख सकते हैं सी है, विहित है। निषिद्ध का सही विलोम शब्द जो दिया डी विहित में, यानी ये अक्सर पूछा है। इसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं नुखित विलोम की दृश्य शुद्ध शब्द बताना है और नुखित विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताना, बी इसमें गलत है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक उपयोग का विलोम शब्द बताएं तो बी और डी। बी का मतलब निरुपयोग और सदुपयोग। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पर है। और यहाँ पृथक का सही विलोम शब्द बी बनेगा, यानी संयुक्त होगा। और यहाँ पर निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम शब्द नहीं पूछ रहा तो डी शाश्वत नहीं है, जबकि शेष इसमें है। और इसके बाद निम्नलिखित एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द है तो बी है आर्द्र है। 32 नंबर प्रश्न में यह है एक युग्म शुद्ध होगा विलोम की दृष्टि से, तो इसमें ए ही शुद्ध है, यानी अल्पक या बहुगी। शेष इसमें गलत है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि एक युग्म शुद्ध होगा तो ए और सी शुद्ध है। इसको आप एक डीपली नज़र इसको देख लें, सारे जो पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत है, यानी इसमें दिया गया है विलोम शब्द है। इससे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन एक ही नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मीट निर्धारण में, तो आप इसको देख लें। यानी सारे शब्द विलोम से पूछे गए हैं, यानी विलोम से पूछे गए प्रश्नों को आप एक डीपली नज़र देख सकते हैं। विलोम पर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। लिंग को भी शामिल कर लेते हैं जो कि सिलेबस में था। तो लिंग के भेद देखें तो हिंदी किस शब्दों का लिंग निर्धारण इसके आधार पर होता है, यानी प्रश्न पूछा है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो 20 का आंसर सही, यानी संज्ञा के आधार पर। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, परंतु सर्वनाम विशेषण क्रिया का विभक्ति प्रयोग या विकार उत्पन्न करता है। संज्ञाओं के लिंग की पहचान कुछ समान नियम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको देख सकते हैं। दूसरा देखें अप्रमाणिक शब्दों के लिंग निर्धारण का क्या आधार है, तो डी बनता है। ए और बी दोनों सही है, मतलब उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और बी उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। इसके बाद यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग इत्यादि दिया गया है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। डी इसमें यमुना जो पुल्लिंग नहीं है, यमुना स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग है, यानी हीरा पीपल अस्त्र इत्यादि है। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का तरीका यह होता है कि उसके सामने, यानी उसके जस्ट सामने उपसर्ग रूप में हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। यदि विशेषण स्त्रीलिंग लगेगा तो वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, और पुल्लिंग का लगेगा तो वह पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे यहीं पे जांच कर लेते हैं हीरा, इससे पहले विशेषण लगा के देखते हैं। तो जैसे देखें नया हीरा, नया पीतल, नया अस्त्र। यहाँ पर बड़ा लड़कपन, यानी बड़ा शब्द भी जोड़ सकते हैं, बड़ा हीरा, बड़ा पीतल, बड़ा अस्त्र। यमुना में देखें तो यमुना जी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी यमुना जी हैं, बड़ा यमुना जी नहीं होगा, बड़ी यमुना जी, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें विशेषण लगाकर भी हम शब्द प्रयोग से। लिंग किस भाषा का शब्द है, तो सी इसमें संस्कृत भाषा का एक्सप्रेशन दिया गया। इसके बाद पुल्लिंग देखें किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, तो ए है समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद शेष इसमें जो देख सकते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग है। कहने का से वह कि स्त्रीलिंग या हिंदी में दो लिंग होते हैं, जैसा कि हमने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग जानने के लिए उसके पहले विशेषण लगाकर पहचाना जा सकता है। यदि विशेषण पुल्लिंग का लग जाए तो शब्द पुल्लिंग होगा, और स्त्रीलिंग का लग जाए तो शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे रोटी देखें तो रोटी जो होती है ताज़ी रोटी होती है, ताज़ा रोटी नहीं, ताज़ी रोटी है, इसलिए रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। टोपी देखें तो टोपी भी नई टोपी होती है, इसलिए टोपी भी स्त्रीलिंग शब्द है। पेट देखें तो पेट जो होता है लंबा पेट होता है, इसलिए पेट जो है पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कब कब एग्जाम पूछा गया और क्या इसमें है, इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लिंग निर्णय संबंधी प्रमुख तथ्य को यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, जिसमें डी है बिहार, उपयुक्त से हम पहचान सकते हैं। लिंग की दृष्टि से शब्द को देखें तो यहाँ पर दिया गया है
और ये देखें वीडियो परीक्षा 2023 में कौन शब्द पुल्लिंग है, ये है जोगी है, इसको भी हम पहचान सकते हैं। और यहाँ पर कनिष्ठ सहायक प्रथम पाली 2019 में देखें कौन शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो सी है भेड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भेड़ स्त्रीलिंग शब्द है, भेड़ शब्द में आ प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द भेड़ा बना। इसी तरह भैंस में भैंसा शब्द बनता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यहाँ डी है न्याय है। न्याय पुल्लिंग शब्द है, जबकि मंत्रनाथ सभा मंडली स्त्रीलिंग शब्द है, यानी इत्यादि इसमें देख सकते हैं। फिर में इसमें देखें एक अन्य नोट्स को शामिल करते हैं, जीएस वर्ड के नोट्स को देखें हिंदी से। तो पर्यायवाची शब्द भी इस टॉपिक में या सिलेबस में था, तो पर्यायवाची शब्द को आप देख सकते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिखाया गया है और पर्यायवाची शब्द यहाँ पर जो प्रत्येक स्वर और व्यंजन उस पर आधारित पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द में थोड़ी सी देख लें इसमें जानकारी के रूप में, तो यह देख सकते हैं पर्याय प्लस वाची शब्द से मिलकर पर्यायवाची शब्द बना, जिसका अर्थ समान या वाची अर्थ वाले बोले जाने शब्द हैं। यानी पर्याय का अर्थ समान था, वाची का अर्थ बोले जाने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्द समानार्थी होते हैं, किंतु भाव एक दूसरे में किंचित भिन्न होते हैं। जैसे पर्यायवाची भले समान अर्थ व्यक्त करें, गहराई से विचार करने पर हमें अर्थात सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। जैसे कमल के 3 पर्यायवाची हैं, कोकनद, इंदिवर, पुंडरीक। यद्यपि तीनों शब्द कमल के लिए प्रयुक्त होते हैं, किंतु इनके अर्थ अलग है। जैसे कोकनद जो लाल कमल के लिए, इंदिवर नील कमल के लिए और पुंडरीक श्वेत कमल के लिए प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार जल तथा पानी में अंतर होता है। जल में पवित्रता होती है, स्वच्छता होती है, जैसे पूजा के लिए जल ले आओ। पानी में वो पवित्रता नहीं होती, जैसे खेत में पानी लगाना। सिंचाई के लिए प्रयुक्त शब्द में पवित्रता नहीं देखी जाती है। कहने का आशय हुआ कि जैसे जल और पानी दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इसमें देखें अंतर होता है। यानी जल और पानी पर्यायवाची के दृष्टिकोण से समान है, लेकिन इसमें देखें जल में पवित्रता है। जैसे जल जो होता है पूजा इत्यादि के लिए उपयोग होता है, उसी प्रकार से देखें जो पानी है वो सिंचाई इत्यादि में प्रयोग किया जाता है, उसमें पवित्रता नहीं देखी जाती है। वैसे ही अग्नि और आग में भी अंतर होता है। अग्नि देखें तो अग्नि जो होता है प्रज्वलित यज्ञ इत्यादि में जो होता है वो अग्नि जलाई जाती है, यानी अग्नि प्रज्वलित की जाती है, न कि आग लगाई जाती है। आग जो होती है वो विध्वंसकारक के रूप में होती है, जबकि अग्नि में यहाँ पवित्रता है। तो आग जो है यहाँ पर पर्यायवाची हम देख सकते हैं। अग्नि जो है ये पवित्रता है, जो यज्ञ इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। आग जो होता है वो विनाशकारी या जलाने के रूप में होती है। जबकि पर्यायवाची में देखें दोनों ही अग्नि और आग दोनों दिया गया, इतना लंबा इसके पर्यायवाची है। उसी प्रकार से चावल और अक्षत भी देखें तो पर्यायवाची की दृष्टि से समान है। जैसे चावल होता है तो चावल को जब पीले रंग से रंग दिया जाता है तो अक्षत बन जाता है। अक्षत में पवित्रता हो जाती है, अर्थात वह पूजा यज्ञ इत्यादि में अक्षत का प्रयोग करते हैं, जबकि चावल सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जीएस वर्ड के नोट्स के ये सारे आप जो पर्यायवाची हैं आप एक दृष्टिकोण देख लें। हालांकि बहुत ज़्यादा इस पर एक ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, यानी इसमें स्वर जो हैं और व्यंजन पर जो है ये बनाकर इसमें दिए गए हैं। तो ये जो आर जो है मेंस और पीटी में जो हिंदी होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पेट के हिंदी के अंतर्गत हम सिलेबस को देख रहे हैं तो इसमें भी ये आधारित जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को भी देखा जा सकता है जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्त, गोद में सोने वाले स्त्री, अंकसायनी इत्यादि इसमें जो दिए गए हैं सारे आप जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक ही प्रश्न पूछा जाएगा ये भी उस टॉपिक के अंतर्गत, लेकिन इसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है तो एक दृष्टि इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद विशेषण विशेष से इस टॉपिक में शामिल नहीं है।